नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के पाठ्यक्रम के विषय में। एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर का जो 5वां पेपर है, प्रश्न पत्र है। सबसे पहले तो मैं इसका जो पाठ्यक्रम है वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और साथ ही आज के वीडियो में हम 5वें प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महादेवी वर्मा की एक पुस्तक है संधिनी नाम से, जिसमें उनकी शुरुआती कुछ कविताएं संकलित हैं। व्याख्या के लिए इसमें से अनेकों बार प्रश्न आते हैं, कविताएं आती हैं व्याख्या के लिए। तो कई बार बच्चों को बड़ी असुविधा होती है, वो मिल नहीं पाती हैं पुस्तक में या डाइजेस्ट में। तो उनको मैं क्रमवार आपके साथ यहाँ पर उनकी व्याख्या करूँगी। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एमए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की 5वां जो हमारा प्रश्न पत्र है, इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हमारी है उद्धव शतक, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा लिखी गई है और नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें जो प्रारंभिक 25 पद हैं व्याख्या हेतु, वो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। इसके अलावा दूसरा है मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत। केवल इसका 9वां सर्ग जो है वो व्याख्या के लिए हमारे सिलेबस का हिस्सा बना हुआ है। कामायनी है सुप्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद जी की, जिसका केवल श्रद्धा और ईड़ा सर्ग हमने पढ़ना है। इसमें निराला जी का राग विराग है, जिसका संपादन रामविलास शर्मा जी ने किया है, जिसमें से इनकी केवल एक कविता जो लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा, लोक भारती प्रकाशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, वह हमें पढ़नी है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। सुमित्रानंदन पंत जी की रश्मि बंध है, इसकी प्रारंभिक 15 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और 6ठे नंबर पर महादेवी वर्मा जी की संधिनी है। इसमें कविता संख्या 25 से लेकर 40 तक हमारी पाठ्यक्रम में कविताएं हैं जो व्याख्या के लिए प्रायः आ जाती हैं। तो सभी तो संभव नहीं हो पाएगा वीडियो के माध्यम से। कुछ कुछ जो मुझे महत्वपूर्ण लगेंगी वो पूरी की पूरी कविताएं मैं यहाँ पर पढ़कर उनकी व्याख्या करूँगी। अक्सर सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है व्याख्या में, हमको पेपर में मालूम ही नहीं पड़ता है कि यह रचना किसकी है। व्याख्या तो हम कर सकते हैं, आसान होता है करना, इस स्तर तक आते आते एमए तक अगर हम हिंदी के स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन समस्या वहाँ यह हो जाती है कि इसका लेखक कौन है। तो अगर कविताएं हमने देखी होंगी, पहले से सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर हमारे लिए पहचान करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो अभी केवल मैं 5वें पेपर की बात कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम दूसरे सेमेस्टर के 6वें प्रश्न पत्र पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं 5वें प्रश्न पत्र में ही जो जो मुझे महत्वपूर्ण लगता जाएगा उसे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। महादेवी वर्मा जी की जितनी भी कविताएं हैं इसमें 25 से लेके 40 तक, इनमें इनकी पहली कविता जो है 25वें नंबर पे जो कविता है वो है मुस्काता संकेत भरा नभ। 26वीं कविता है झरते नित लोचन मेरे हो। लेकिन पहले मैं जिसका यहाँ पर अभी व्याख्या करने वाली हूँ वो इनकी 31वें नंबर की कविता है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। इसीलिए मैंने अपना समय और आप लोगों का समय नष्ट न करते हुए 31वें नंबर की कविता को सबसे पहले व्याख्या हेतु चुना है। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ है और इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 को हुआ है। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से इन्हें माना जाता है और वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने तो इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। ये सब वह महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी चुनी हुई 65 कविताओं का संग्रह है संधिनी, जिसमें इनकी शुरुआती कविताएं इन्होंने लिखी हैं। तो आइए बात करते हैं सीधे कविता पर। प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, यह क्षितिज बना धुंधला विराग,
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, छाया सी काया वीतराग, सुधि भीने स्वप्न रंगीले घन, साधों का आज सुनहलापन, घिरता विषाद का तिमिर सघन, संध्या का नभ से मूक मिलन, यह अश्रुमती हस्ती चितवन, लाता भर श्वासों का समीर, जग से स्मृतियों का गंध धीर, सुरभित है जीवन मृत्यु तीर, रोमों में पुलकित कैरव वन, अब आदि अंत दोनों मिलते, रजनी दिन परिणय से खिलते, आंसू मिस हिम के कण धुलते, ध्रुव आज बना स्मृतियों का चल क्षण, इच्छाओं के सोने से सर, किरणों से द्रुत झीने सुंदर, सूने असीम नभ में छुपकर, बन बन आते नक्षत्र सुमन, घर आज चले सुख दुख विहग, तम पोछ रहा मेरा अगजग, छिप आज चला वह चित्रित मग, उतरो अब पलकों में पाहुन। महादेवी जी के काव्य में एक तरह का रहस्यवाद और एक अज्ञात प्रिय या प्रियतम के प्रति जो विक्षोभ है, वियोग है, वो हमें देखने को मिलता है। प्रस्तुत गीत की प्रारंभिक पंक्तियों में प्रियतम को संबोधित करते हुए तथा अपने जीवन की व्याख्या करते हुए महादेवी जी कहना चाहती हैं कि हे प्रिय, यह सांध्यकालीन आकाश मेरे जीवन के समानुरूप है, यानी मेरा जीवन और यह सांझ से घिरा हुआ आकाश बिल्कुल एक समान है, दोनों ही धुंधले हैं। क्षितिज मेरे हृदय की किसी अव्यक्त विशेष अनुराग भावना का प्रतीक है। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर हमें धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। यह सांध्यकालीन लाल होता हुआ सूर्य मेरा नवीन सुहाग यानी मेरी बिंदी है, और मेरी आत्म बेशुद्ध काया इस संध्याकालीन बिछती हुई छाया के समान है, और ये अस्तांचलगामी सूर्य यानी अस्त होता हुआ सूर्य की रश्मियां अर्थात किरणें, अनुरंजित बादल मेरे प्रिय की याद में उमड़ने वाले कोमल मेरे भाव और स्वप्न हैं। भाव यह है कि मेरा जीवन संध्या के बादलों के सदृश है, जैसे शाम को जो बादल छाए रहते हैं उनके समान मेरा जीवन है, जो केवल एक क्षण के लिए अपना प्रकाश दिखाकर अंधकार में विलीन हो जाता है। यह क्षितिज मेरे लिए धुंधला सा वैराग्य बन गया है। नवीन लालिमा अरुण सूर्य ही मेरा सौभाग्य है। आगे कवित्री कहती है कि हे प्रिय, यह संध्या का सुनहलापन मेरी मधुर कामनाओं का स्वरूप है। तुम्हारे मिलन के लिए जो मेरी हंसी है वो उत्सुकता के साथ साथ एक तरह का मौन लिए हुए है। यहाँ पर कवित्री जी, अगर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूँ तो वो ये कहना चाहती हैं कि महादेवी वर्मा जी की जो आकांक्षाएं हैं या जो उनका शोक है या उस अदृश्य प्रियतम के प्रति जो प्रेम है वो एक तरह से छिपता जा रहा है, किसकी तरह, जैसे घने अंधकार में बादल हमें दिखना बंद हो जाते हैं। संध्या का आकाश से नीरव में मिलन हो रहा है, अतः उसकी हंसती सी चितवन आंसुओं में है। पूर्ण आनंद के समय हमें हंसी भी आती है और नेत्रों में आंसू भी आ जाते हैं। यानी महादेवी जी की स्थिति ऐसी है, प्रियतम से मिलने की चाह है और जब वह चाह आती है तो नेत्र में खुशियों के आंसू भी आ जाते हैं और पीड़ा भी एक साथ उत्पन्न होने लगती है। आगे महादेवी जी कहती हैं कि हे प्रिय, तुम्हारी सांसों का समीर संसार से तुम्हारी स्मृतियों की मधुर सुगंध भर लाता है, जिससे मेरे जीवन और मृत्यु दोनों ही छोर सुवासित हैं और मेरे रोम रोम से प्रसन्न आनंद विभोर कुमुद वन विकसित हो रहा है। भाव यह है कि इन स्मृतियों की मधुरता का स्मरण करके मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। हे प्रिय, इस संध्या में आदि और अंत का मिलन हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो रात और दिन परस्पर विवाह सूत्र में बंधकर संध्याकालीन अरुण आभा से हार्दिक उल्लास व्यक्त कर रहे हैं और ओस की बूंदें उनके प्रेम आंसुओं के समान ढुलकर बिखर रही हैं। हे प्रिय, स्मृति का यह चंचल क्षण आज इस मिलन स्मृति का
अटल स्मारक बन रहा है तथा मेरे हृदय में भी तुम्हारी स्मृति अत्यधिक स्थायी हो गई है। महादेवी वर्मा जी ने जो भी काव्य रचनाएं की हैं, कल्पना तत्व की उनमें बहुत ज़्यादा प्रधानता हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी प्रकृति को इन्होंने आलंब बनाकर, प्रकृति के सहारे इन्होंने पूरा का पूरा एक प्रेम का एक माहौल बना दिया है, या एक कहें एक कथानक गढ़ लिया है, जिसमें प्रकृति ही, बादल है, सूर्य है, शाम हो रही है, इन सब दृश्यों के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, विवाह सूत्र में बंधे संध्याकालीन और दिन, यानी रात और दिन के बीच का जो समय है, अरुणोदय जिसे बोला जाता है, यानी सूर्यास्त की ओर है, उस समय पर वो ये कहना चाह रही हैं कि दोनों उल्लास मना रहे हैं विवाह का। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें प्रकृति से जोड़ती हुई हमें नजर आती हैं। आगे महादेवी जी कहती हैं कि हे प्रिय, मधुर मिलन की उमंगपूर्ण वासनाओं की चमकीली किरणों की भांति तीव्र, हल्के और सुंदर सुनहले बाण मानो इस आकाश के असीम हृदय में घुसकर तारे रूपी फूल बन बनकर खिल रहे हैं। भाव यह है कि इस प्रकार मेरे शून्य हृदय में भी मधुर वासनाओं के फूल सूल बन रहे हैं। यहाँ पर देखो कितनी गहरी बात महादेवी जी ने कही है कि मधुर मिलन, यानी जब प्रेमी और प्रेमिका, उन दोनों का मधुर मिलन जो है प्रकृति के माध्यम से जो हो रहा है, इसमें महादेवी जी क्या कह रही है कि आकाश के असीम हृदय में घुलकर जो तारे रूपी फूल तारे हैं वो फूल बनकर खिल रहे हैं। लेकिन महादेवी जी के साथ क्या हो रहा है, उनका जो शून्य हृदय है उसमें भी मधुर वासनाओं के फूल हैं, लेकिन अब वो उन्हें सूल यानी कांटे बनकर चुभ रहे हैं। एक चीज यहाँ पर मैं और क्लियर कर देती हूँ कि परीक्षा में इस तरह से पूरी की पूरी कविता नहीं आएगी, इसका कोई अंश आ सकता है। शुरुआत की 6 लाइनें आ सकती हैं, 8 लाइनें आ सकती हैं, या बीच की या अंत की। तो मैंने यहाँ पर पूरी व्याख्या एक साथ बता दी है आप लोगों को। आपके लिए व्याख्या कठिन नहीं है, बस ध्यान रखना है इस कविता को। कविता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे महादेवी जी कहती हैं कि अब ऐसे संध्या काल में आज सुख दुख रूपी आकाश भी मानो शांत नीड़ में बसेरे लेने जा रहा है। ये आखिरी की लाइनें हैं, जहां से ये देखिए, अब आदि अंत दोनों मिलते, रजनी दिन परिणय से खिलते, आंसू मिस हिम के कण ढुलते, ध्रुव आज बना स्मृतियों का जल क्षण, इच्छाओं के सोने से सर किरणों से द्रुत झीने सुंदर, सूने असीम नभ में चुभकर बन बन आते नक्षत्र सुमन, घर आज चले सुख दुख विहग, तम पोछ रहा मेरा अग जग, छिप आज चलाहा वह चित्रित मग, उतरो अब पलकों में पाहुन। अर्थात अब ऐसे संध्या काल में आज सुख दुख रूपी अंधकार भी मानो शांत नीड़ में बसेरे लेने जा रहे हैं। अर्थात सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियां मेरे बेसुधी में शांत हुई जा रही हैं। मेरे सामने विरह का अंधकार उसी प्रकार मेरी कामनाओं का संसार लुप्त किए दे रहा है, जैसे यह रात्रि का अंधकार समस्त संसार के नाना रंगों पर कालिमा पोतकर सभी कुछ एकाकार किए दे रहा है। पद चिन्हों को अंकित करने वाला मार्ग भी अब छिपने लगा है। भाव यह है कि संध्या के समय पक्षी अपने अपने घरों को लौटने लगते हैं। मेरे अंत समय में सुख और दुख भी समाप्त हो रहे हैं। आज मेरा वह विचित्र संसार भी छिपता जा रहा है। अब तो हे प्रिय पाहुन, तुम मेरे पलकों पर उतर जाओ। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी की जो पुस्तक है संधिनी, इसका गीत नंबर 31 जो है उसकी व्याख्या हमने आज की। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इनकी अन्य गीतों के विषय में और उनकी व्याख्या करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।